बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइस नर्सरी एंड अर्ली क्रॉप मैनेजमेंट। बेसिकली आज हमने देखना है कि जो राइस की नर्सरी है उसको हम कैसे रेस करते हैं, ठीक है, और उसके लिए कितना, यानी कि बेसिकली नर्सरी रेस करने का पर्पस क्या है, नर्सरी की हम क्यों नर्सरी उगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कौन सी वैरायटीज हम बेसिकली जो राइस की नर्सरी के लिए डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं नर्सरी रेजिंग के, ठीक हो गया। उसके अंदर उन जिसमें ड्राई बेड मेथड है, वेट बेड मेथड है, राब मेथड है, उन तमाम मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस हवाले से मैं स्टार्ट में पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूं बेटे, जो हम राइस की जो नर्सरी रेस करते हैं या किसी भी क्रॉप की नर्सरी रेस करते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो हम थोड़ी सी जगह पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को मैनेज कर लेते हैं। सेकंड ये होता है कि बास क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि उनका सीड बहुत डेलिकेट होता है, उनके लिए हमें नर्सरी रेस करनी पड़ती है ताकि उनका प्रॉपर प्लांट स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट हो। इसके साथ साथ ये इसका ये भी बेनिफिट है, हम आप देखो एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, 365 दिन है। अब हम अपनी फसल से 15 महीनों तक की भी क्रॉप ले सकते हैं अपने खेत में से। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक फील्ड है, अब क्या हुआ कि हमारे फील्ड में क्रॉप ऑलरेडी लगी हुई है, हमने नेक्स्ट क्रॉप की नर्सरी अपने फार्म पे लगा ली है, ठीक हो गया। हमारे फील्ड में क्रॉप लगी हुई है, 2 महीने बाद हमने अपनी फॉर एग्जाम्पल क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, उसके बाद 2 महीने की, 2 महीने 3 महीने की उम्र की नर्सरी हम वहां शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के नर्सरी से आप पर यूनिट टाइम ज्यादा क्रॉप ले सकते हैं। तो इस हवाले से यानी कि हम वेजिटेबल्स की भी नर्सरीज ग्रो करते हैं, यानी कि इसमें क्या है कि आपका ग्रोथ पीरियड विद इन अ ईयर बढ़ जाता है, क्योंकि नर्स 1 एकड़ की नर्सरी लगाने के लिए तो कुछ मरले जगह चाहिए होती है ना, ठीक है वो। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, जिस तरह ईरी 6 है, काला शकाकू 282 है, काला शकाकू 133, जो ये वैरायटीज हैं ये बेसिकली कोर्स ग्रेन वैरायटीज हैं, ठीक है। इनको अगर वेट बेड मेथड के जरिए हम सो करेंगे, इनका 6 से 7 किलो बीज लगेगा। ड्राई बेड मेथड के लिए इनको रेस करेंगे तो 8 से 10 किलो बीज लगेगा। अगर राब मेथड के जरिए इनको इनकी नर्सरी रेस की जाएगी तो इससे 12 से 15 किलो इनका सीड लगेगा। इन मेथड्स को फर्दन फर्दन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें फाइन ग्रेन राइस की, जो हम अमूमन अपने यानी कि घरों में यूज करते हैं, उसमें सुपर बासमती है, बासमती 385 है, बासमती 2000 है। तो इसके अंदर अगर वेट बेड मेथड में हम यूज करेंगे 4.5 से 5 किलो, क्योंकि इसका फाइन ग्रेन होता है, ठीक है। पर यूनिट वेट पे नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो जो फाइन ग्रेन राइस है, एरोमेटिक जिसे हम राइस भी कह सकते हैं, अब एरोमेटिक वैरायटीज भी ना, जो बासमती एरोमेटिक वैरायटीज है बेसिकली खुशबूदार। इस तरह ड्राई मेथड में बेटे इनका जो सीड रेट यूज होगा वो 6 से 7 किलो यूज होगा। राब मेथड में 10 से 12 किलो इनका सीड यूज होगा। अब सोइंग टाइम क्या होगा और ट्रांसप्लांटिंग टाइम क्या होगा। जो हमारी राइस की वैरायटीज हैं, जैसा ईरी 6 है, काला शकाको 282 है, काला शकाको 133 है, इनका जो सोइंग टाइम है ये हम 20 मई से 7 जून तक इनकी हम नर्सरी लगा सकते हैं, और 1 महीने में तकरीबन हमारी पनीरी तैयार हो जाती है। अगर हम पनीरी की उम्र, फॉर एग्जाम्पल धान की पनीरी की उम्र बेटे 50 दिन हो जाएगी, जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, 30 दिन से ऊपर जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना उसका जो टिलरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, यानी पौधा कम मारेगी। 50 दिन वाली पनीरी तो रिकमेंड किया ही नहीं जाता कि आप लगाएं, क्योंकि वो पनीरी बूढ़ी हो चुकी होती है, वो पनीरी अच्छी टिलरिंग नहीं कर पाती है, आपकी प्लांट पॉपुलेशन खेत में मेंटेन हो ही नहीं सकती। तो अगर हम 20 मई से 7 जून तक लगाते हैं तो देखें, आफ्टर 30 डेज यानी 20 जून से 7 जुलाई तक हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सुपर बासमती यानी फाइन ग्रेन राइस वैरायटीज की, तो वो हम 20 मई से 20 जून तक लगा सकते हैं, और 20 जून से, ये इधर टाइपिंग टाइपो मिस्टेक है, 20 जून से 20 जुलाई तक हम इनको अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सीड ड्रेसिंग आपको पता है कि जो फंगल डिजीज काफी सारी इसके ऊपर राइस के ऊपर आती हैं, तो उनका सबसे अच्छा हल यही है। और फंगल डिजीज का बेटे क्यूरेटिव कंट्रोल तो नहीं है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, प्रोएक्टिव कंट्रोल है। वो ये है कि हमने पहले अपने जो सीड को कोई भी अच्छी फंजीसाइड लगानी है, जैसे थायोफेनेट मेथाइल है, टॉक्सिन एम है, ठीक है। कितनी लगानी है, अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो 2.5 ग्राम, ठीक है, पर केजी ऑफ सीड। अगर लिक्विड फॉर्म है तो 2.5 ml पर केजी ऑफ सीड
तो ये राइस ब्लास्ट से हमारी क्रॉप को बचाएगी, एक बेकैनी बीमारी आती है, स्टेम रॉट से बचाएगी है। तो इसमें हम बेसिकली 2 तरीके कर सकते हैं, हल्का-फुल्का सीड को वेट करके भी दवाई लगा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, एक टैंक में महलूल बना लें, ठीक है? उसके अंदर सीड को डिप कर दें। हम बेसिकली हमारी जो राइस की फसल की, धान की फसल की लो यील्ड की एक बहुत बड़ी रीज़न है बेटे, वो ये रीज़न है कि हमारी प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन ही नहीं होती। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो राइस इश्यूज़ ग्रो होता है, वो हम फ्लडेड राइस लगाते हैं, यानी कि वो थ्रू नर्सरी और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांटिंग के ज़रिए लगता है। तो उसमें क्या होता है, जो लेबर होती है, उसे हम पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया दे कवर। ठीक है? 1 एकड़ लगाएँगे इतने पैसे, 2 एकड़ लगाएँगे तो इतने हो गए, 3 एकड़ लगाएँगे तो इतने हो गए। वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ वो ज़िम्मेदार जिस बंदे की फसल है, जहाँ-जहाँ तक उसकी अप्रोच होती है वहाँ तो पौधे करीब-करीब लगा देते हैं। मगर फील्ड के सेंटर में या और कोई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ वो उन्हें लगता है कि ये जो मालिक है यहाँ नहीं आएगा, तो वहाँ वो फिर पैचेज़ रख देते हैं, दूर-दूर पौधे लगाते हैं। जिससे क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन नहीं होती और हमारी धान की जो औसत पैदावार है वो कम आती है। तो बेसिकली जो गोल है क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये है कि उसका यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन दैट कैन प्रोड्यूस हायर यील्ड्स। अब हमने जो वेट बेड मेथड है, ये उन इलाकों में बेटे यूज़ किया जाता है, अगर जैसे कि हमारा अपर पंजाब है या हाफजाबाद के एरियाज़ हैं, जहाँ की ज़मीनें क्लेई हैं, चिकनी मिट्टी है वहाँ, क्लेई सॉइल्स हैं, वाटर अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। तो इसके अंदर क्या होता है, वेट बेड मेथड है नर्सरी रेजिंग के अंदर, इरिगेट, प्लो, पडल एंड लेवल द फील्ड है। इसमें हम फील्ड को इरिगेट करते हैं, उसके बाद उसे प्लो करते हैं, उसके बाद उस ज़मीन को कद्दू करते हैं। पडलिंग का मतलब होता है कद्दू करना। कि यानी कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जैसे ज़मीन को पानी लगा के उसके ऊपर फिर से हम अगर सुहागा चला दें, लकड़ी का प्लैंकर यानी कि जिसे हम कहते हैं वो चला दें, तो उससे क्या होगा, सॉइल के पोर स्पेसेस बंद हो जाएँगे। एक इस तरह जैसे लिपाई नहीं होती गारे की, लिपाई ऐसे कर देंगे। पोर स्पेसिस कम पोर स्पेसिस जो सॉइल के हैं वो कम होंगे, उससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल हम एक हार्ड पैन क्रिएट कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, पानी की इम्पाउंडिंग होगी। पानी हम राइस की क्रॉप के लिए, राइस को कुछ लोग ना ये कहते हैं ये तो पौधों की मछली है, बगैर पानी के नहीं हो सकती, राइस पानी के बगैर भी हो सकता है। राइस को हम फ्लडेड कंडीशन में क्यों लगाते हैं? हम राइस को फ्लडेड कंडीशन में इसलिए लगाते हैं ताकि हम वीड्स को कंट्रोल कर सकें। राइस के अंदर जो जड़ी-बूटियों का प्रॉब्लम आता है, उन जड़ी-बूटियों से बचने के लिए हम इसको शुरू के 35 से 40 दिन राइस की क्रॉप को फ्लडेड कंडीशन में रखते हैं ताकि जड़ी-बूटियाँ ना उगें और इसकी औसत पैदावार कम ना हो। तो उसके अंदर हमने करना क्या है कि प्रिपेयर बेड्स ऑफ 1 टू 1.5 मीटर विड्थ, 4 टू 5 सेंटीमीटर हाइट, और उनकी जितनी हमें लेंथ रिक्वायर्ड है, स्टार्ट प्रिपेयर दें। सीड बेड हमने 2 हफ्ते पहले बीज लगाने से स्टार्ट कर देना है बनाना, और जो सीडलिंग्स इससे वेट बेड मेथड से रेडी हो जाती हैं 25 से 35 दिन के अंदर, ये सीडलिंग्स ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। और क्योंकि इधर हमने आर्टिफिशियल यानी इम्पाउंडिंग की होती है, 2 से 3 दिन बाद आपको पानी अप्लाई करना पड़ता है, जब फ्लडेड पानी ज़रा पानी का लेवल कम होता है तो। मेंटेन मैंने इसमें 2.5 सेंटीमीटर तक हमने वाटर डेप्थ मेंटेन करनी है, और 20 से 40 ग्राम यूरिया या डीएपी पर क्यूबिक मीटर पर मीटर स्क्वायर हमने अप्लाई करना है 10 डेज़ आफ्टर सोइंग के बाद। तो ये थोड़ी-सी एक पिक्चर है वेट बेड मेथड की, जिसमें हम राइस की नर्सरी रेज़ की जाती है। और इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर जो धान वैसे सीड धान कैसे, बीज कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो राइस का सीड है, जो पटसन की बोरियाँ होती है ना बेटे, ढेरी लगा के फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शेड के अंदर, किसी बरामदे के अंदर राइस के सीड की ढेरी लगा के उसको हम ऊपर से मॉइस्चर देते हैं। उसे बिल्कुल गीला कर देते हैं सीड को, उसके ऊपर एक गीली बोरी दे देते हैं, और हर दिन रोज़ 3 दफ़ा उसको ऊपर से वेट करते रहते हैं। उससे क्या होता है, 1 डेढ़ दिन बाद सारा सीड की यानी कि वो रेडिकल इमर्ज हो जाते हैं, जिसे आम अल्फाज में कह देते हैं सीड अंगूरी मार गए, अंगूरी मारना इसे कहते हैं। जब वो सारा बीज अंगूरी मार जाता है, उस उगे हुए बीज को फिर हम स्टैंडिंग वाटर में, ये वेट बेड मेथड में छटा कर देते हैं। ठीक हो गया? तो ये वेट बेड मेथड वेट बेड राइस नर्सरी का ये मेथड आप देख रहे हैं। देखिए ये पनीरी कितनी माशाल्लाह अच्छी ग्रो हुई हुई है, वीड्स भी नहीं है क्योंकि इधर स्टैंडिंग कंडीशन में वाटर है, तो बड़ी हेल्दी। इसके बाद आता है ड्राई बेड मेथड। ये बेटे उन इलाकों में हम यूज़ करते हैं जहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन भी पक्के वट की नहीं है, यानी कि वहाँ फुल टाइम चिकनी मिट्टी नहीं है, और दूसरा ये है कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है।
तो इसमें बेड हम ड्राई कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, वाटर द सीड बेड टिल सैचुरेशन, हम इतना उसको पानी अप्लाई करते हैं कि वो अच्छी तरह सैचुरेट हो जाए आपका सोइल, देन वाटर द प्लॉट प्रोडक्टली एज सीडलिंग इमर्ज एंड ग्रो। तो उसके बाद उसको फिर इरिगेट करते रहते हैं, यानी कि स्टैंडिंग फ्लडेड कंडीशन इसमें नहीं हम रख सकते, क्योंकि ज़मीन का जो टेक्सचर ही ऐसा है, लूमी या सिल डोम किस्म की जो सॉइल हमारी है, यहाँ पडलिंग इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती पडलिंग, ठीक हो गया? ये इस तरह ड्राई कंडीशन के अंदर हम ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह हमने ड्राई कंडीशन में बेड प्रिपेयर करना है, ठीक है? ये ड्राई बेड नर्सरी रेजिंग की एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद राब मेथड ये बेसिकली डीजी खान या उन इलाकों में यूज़ किया जाता है जहाँ ज़मीनें सख्त हैं। जिन इलाकों में ज़मीनें सख्त हैं उधर इश्यू क्या आता है कि जब पनीरी हम लगा बैठते हैं, जब उसको अप्रूव करते हैं तो उसका क्या होता है, ज़मीनें सख्त हैं, जड़ें ज़मीन में रह जाती हैं और उसका ऊपर का जो प्लांट का हिस्सा है वो हमारे पास आ जाता है। यानी रूट्स डैमेज हो जाती हैं, अप्रूटिंग अच्छी नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नर्सरी बेड है उधर हम क्या करते हैं, जो कपास की छड़ियाँ हैं या गंदम का व्हीट स्ट्रा है, इस तरह का हम यानी कोई भी प्लांट मटेरियल उस नर्सरी बेड पे रख के उसको बर्न करते हैं, ठीक है? वो जब बर्न हो जाता है तो बिल्कुल बेड बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ठीक है? उसके ऊपर यानी सारी राख ही राख आ जाती है। उसके बाद उसको इरिगेट करके उसके अंदर नर्सरी लगाते हैं। बेसिकली जो ये राख होती है, ये क्या हेल्प आउट करती है प्लांट को, नर्सरी को अपरूट करने के लिए। तो ये हमारे मुल्क में प्रैक्टिस किया जाता है डीजी खां के अंदर, उन एरियाज़ में जहाँ ज़मीन बहुत सख्त है और जो सॉइल नर्सरी की हम इज़िली अप्रूव नहीं कर सकते। और इसमें हमने क्या करना है, नर्सरी प्लांट को लेवल करना है, उसके ऊपर क्रॉप रेसिड्यूज़ को सेपरेट करके उनको आग लगानी है। जब वो जल जाएँ और राख बन जाए, उस राख को ऊपर हमने अपनी पनीरी लगानी है। ये आप ये देखें, ये रेसिड्यूज़ क्रॉप रेसिड्यूज़ डाले हुए हैं, तो इनको ये अब बर्न किया जा रहा है, तो इनकी जो ऐश बनेगी है राख, उसके ऊपर हम नर्सरी को रेज़ करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी होगी, ये उस सीडलिंग को अप्रूव्ड होने में आसानी देगी और साथ-साथ आपको पता है कि ये जो ऐश है, ये फास्फोरस का सोर्स भी है, पोटाश का सोर्स भी है। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने ये राइस नर्सरी रेजिंग के मेथड्स पढ़े हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ बेटे आपको ये मेथड्स समझ आ गए होंगे। इस हवाले से बेटे आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो बेटे आप लोग कर सकते हैं। सर वो जलाने की बजाय रूटावेट क्यों नहीं कर देते? क्या? ये कपास की छड़ियाँ और वीट के जो स्ट्रा वगैरह, सर इसे जलाने की बजाय रूटावेट क्यों नहीं कर लेते? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है फैसल। फर्स्ट वन तो ये है कि जो कपास की छड़ियाँ हैं बेटे, उनको उनके ऊपर टर्माइट्स का अटैक बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है? अगर हम कपास की छड़ियों को, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, गर्मियों के मौसम में पनीरी लग रही है ना, तो उसमें ये होता है कि जब ये जो कपास की छड़ियाँ रोटावेट करेंगे, उससे तो फर्स्ट वन हमें इश्यू आएगा टर्माइट्स का। दूसरा ये है कि आपको पता है कि सी-एन रेशियो हम एक बात करते हैं, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो। मिसाल के तौर पे अगर हम चाह रहे हैं यार मैं राइस की अब पनीरी लगाएँ, तो अगर हम इसी तरह कोई क्रॉप रेसिड्यूज़ को ज़मीन में जब इनकॉर्पोरेट करेंगे, लाज़मी बात है उसका जो इफ़ेक्ट है, उसे गलने-सड़ने में 40-50 दिन लगेंगे। समझ आ रही है? उसके गलने-सड़ने में उसे टाइम लगेगा, उसके बाद भी हम अगर लगाएँगे, मेबी बाज़ औक़ात फिर भी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि पता है आपको पता है कि जो प्लांट है, जो नर्सरी प्लांट है, वो तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है ना, ठीक है? वो उसके अंदर तो इतनी शक्कत नहीं होती कि वो हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन को भी बर्दाश्त करे और उसके साथ-साथ जो सॉइल के अंदर जो वाइड सी-एन रेशियो को बर्दाश्त करे। तो इस वज़ह से सी-एन रेशियो के इश्यू से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनकी ऐश बना लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो ज़रा थोड़ा-सा सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, तो अपरूटिंग इससे आसान हो जाती है। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर अगर व्हीट स्ट्रा को वो कर दें रोटावेट। बेटे व्हीट स्ट्रा के अंदर आप थोड़ा-सा इस पे सर्च भी बेशक करना, व्हीट स्ट्रा के अंदर तो कार्बन कंटेंट्स बहुत हाई हैं। हम फसल लगाते जाएँगे, अब मैं थोड़ा-सा आप तमाम स्टूडेंट ज़रा थोड़ा-सा गौर से सुनें। एक हम रेशियो की बात करते हैं, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो। पौधे हमेशा न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में लेते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं।
अब जो वीट स्ट्रा हम जमीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे उनमें उसमें नाइट्रोजन तो बहुत कम है, उसमें क्या है कार्बन है सारा, ठीक है। वो पहले कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, वो पहले उसके बाद वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो बैक्टीरिया इस वीट स्ट्रा को डिकम्पोज करते हैं उनकी फूड क्या है, नाइट्रोजन, ठीक हो गया। ऑलरेडी जो हमने प्लांट मटेरियल सॉइल में डाला है उसके अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी कम है, उसमें तो कार्बन ज्यादा है। बैक्टीरिया जब उस कार्बन को डिकम्पोज करेंगे वो क्या करेंगे, सॉइल से नाइट्रोजन अपटेक कर लेंगे। उससे क्या होता है कि जो पनीरी आप लोग लगाते हैं, ठीक हो गया, जो पनीरी आप लोग लगाते हैं वो जब सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल कम होगा वो सारी पनीरी क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, ठीक है। वो फिर आम लोकल ज़ुबान में, क्योंकि लोगों को तो इसका कंसेप्ट का नहीं पता, लोग कहते हैं जी हम ये गोबर डाला था, ये या ये तूड़ी अंदर ज़मीन में मिक्स की थी तो ये साड़ उसने हमारी फसल जला दी है। बेसिकली वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं है प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो मटीरियल प्लांट मटीरियल आप ज़मीन में आप डाल रहे हो उसमें कार्बन ज़्यादा है। जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर रहा है उसने सारी जो नाइट्रोजन सॉइल में ऑलरेडी उस सबको फिक्स कर दिया है। जो नई नर्सरी ग्रो कर रही है उसे नाइट्रोजन मिलेगी नहीं, वो पीली पड़ के वहीं खत्म हो जाएगी। समझ आ हाँ, गई? ये सर ये कंसेप्ट ओके हो गया। लेकिन सर वो जिस तरह कहते हैं कि आप आधी बोरी यूरिया के साथ दे दें जब आप इनको कॉर्पोरेट करें तो सर ये सर हम्म। एक फिर तो बैलेंस बराबर हो जाएगा या नहीं सर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? उसके अंदर यही प्रॉब्लम है, जब हम हमारी सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर कम होने की एक वजह सिर्फ यही है कि हमारे इधर टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। आप बात को समझने की कोशिश करो कि अगर हम यूरिया दे देंगे तो हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को तो एनहांस कर देंगे, ठीक है। जब आपका जो आपने ऑर्गेनिक मैटर इस नियत से डाला था कि यार ये हमारे अपरूटिंग में आसानी दे, हम उसे यूरिया भी दे रहे हैं, उस साथ टेम्परेचर भी हाई है, साथ उसे मॉइस्चर भी दे रहे हैं, वो तो फटाफट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, जमीन फिर हार्ड की हार्ड रह जाएगी। समझ आ रही? क्योंकि जो ये जो आपकी जो राख है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये सारी इनऑर्गेनिक है। बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मोहम्मद मूसा, आपकी बेटी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर वो मैं कह रहा था, हाँ जी बेटे बताओ। मोहम्मद मूसा किधर गया? सर सर वो सर हम इसके लिए भाल वाली मिट्टी भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी नहर से उठा लें या फिर जो हाँ वो हम भालों के बिल्कुल, साथ हो। हाँ वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर आप ये देखो ना कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ये जिस इलाके की मैं बात करूँ, जिस तरह ये डीजी खान है, उस मट्टी को उठाना उसको लाना, आपकी ट्रांसपोर्ट कास्ट, डीजल कास्ट, लेबर कास्ट कितनी बढ़ जाएगी। नो डाउट हम यूज कर सकते हैं उसको, मगर हमने वो स्ट्रेटेजी यूज करनी है जो हमें चीपेस्ट से चीपेस्ट हो, क्योंकि जितना कम खर्च करेंगे उतनी हमें आमदन ज्यादा होगी, ठीक है। भल तो हम यूज कर सकते हैं, मगर उसकी लोडिंग, फिर उसको आगे लेके जाना, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रैक्टर ट्राली का खर्चा, उसकी फिर अनलोडिंग, फिर उसको अच्छी तरह बिछाना, तो इसके ऊपर आई थिंक कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक हो गया मूसा? हम इसे कर सकते हैं, फिजिबल है, मगर हमने अपने अल्टीमेटली हमने ये देखना है हम कम खर्च में ज्यादा पैदावार हासिल करें। हमने अपने जो एक्सपेंडिचर्स को भी तो कम करना है ना, चीपेस्ट वे हमने आइडेंटिफाई करना है। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? सर इस मूसा जमीन ऑर्गेनिक जी जी। मैटर बढ़ाने का और क्या मेथड हो सकता है? और ग्रीन मैन्योरिंग, अब गंदम जैसे लगी हुई थी इसके आखिरी पानी के साथ अगर जंतर का बंदा छट्टा दे दे, ठीक है। गंदम हार्वेस्टर से कंबाइन हार्वेस्टर से हम यानी कि अगर लोग हार्वेस्ट करवा लें तो बाकी वो फिर वो जंतर उगाता है, वो महीना डेढ़ महीना फॉर एग्जाम्पल अगर अपने राइस लगाना है, ठीक है, तो आपको पता है जून के एंड में जुलाई में जाके लगाएंगे तो इतना पीरियड जंतर खड़ा रहेगा। राइस लगाने से तकरीबन 10-15 दिन पहले हम जंतर को जमीन में रूटावेट कर देंगे, तो उससे भी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह जब ये पैडी की क्रॉप पढ़ाऊंगा तो ये विद पिक्चर्स आपको ये दिखाएंगे भी सही। तो आप ग्रीन मैन्योरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब आपको ये पता है कि आपने अगली फसल 2-3 महीने बाद लगानी है तो आप उधर फिर उस जमीन को फैलो ना छोड़ें, वहां जंतर वगैरह लगाएं, तो अगली फसल लगाने से 15-20 दिन पहले उसको जमीन में रूटावेट कर दें। जब रूटावेट करना है उसके साथ आधी बोरी यूरिया लाजमी देनी है ताकि वो अच्छी तरह गल सड़ जाए।
हाँ जी, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है? हाँ जी बेटे, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है? हाँ जी रेहान, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? जैगम, आपको समझ आ गई है? जिशान असलम भी आया हुआ है। जिशान असलम, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, समझ आ गई है। चलो ठीक है, शाबाश। जिशान असलम, लगता है भाई जिशान असलम इधर क्लास में मौजूद है मगर लेक्चर नहीं सुन रहा। जैनब सरवर अलवी, बेटे ट्राई योर बेस्ट, ये डंग टपाओ प्रोग्राम ना करें, क्लास को प्रॉपरली अटेंड किया करें और क्वेश्चनिंग किया करें। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है उसके बारे में पूछा करें। अब आपकी इधर देखिए पार्टिसिपेंट 26 हैं। मैं अगर अभी भी मूडल की आपसे स्क्रीन शेयर करूँ, उधर ज़्यादा लोगों की अटेंडेंस लगी पड़ी होगी। मैं काउंट वो करूंगा जो मूडल पे भी आएंगे और जूम पे भी आएंगे। हाँ जी बेटे, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो जी बस ये 3 ही मेथड है, ये जो नर्सरी वाले हैं, खास तौर पे वेट मेथड है, ड्राई मेथड है और रब मेथड है। हाँ, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग, ये नर्सरी रेजिंग के 3 मेथड यूज किए जाते हैं। इसके बाद एक और है, वो टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, पैराशूट राइस ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी। उसमें वो ट्रेस के अंदर धान की पनीरी उगाई जाती है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह वो आपसे फिर यानी कि थ्योरी के लेक्चर में शेयर करूंगा। पैराशूट राइस ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी राइस के हवाले से यूज की जाती है। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है भाई? सर हम इस तरह की जमीनों में कंपोस्ट वगैरह भी तो डाल सकते हैं ना, अगर पहले से बनाई हो? हाँ, वो डाल सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी बेटे, किसी और का क्वेश्चन है? चलें ठीक है, अपना खूब ख्याल रखिएगा। नोट्स वगैरह आपके इधर अवेलेबल होंगे मूडल पे। सर वो स्क्रीन शेयर जी जी, करना है, स्क्रीन अच्छा अच्छा, मैं आपसे शेयर कर दूँ। ठीक, ठीक है, ओके बेटे, अपना खूब ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से मैं एक सेकंड वो आपको पार्टिसिपेंट्स वाली स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं। चलें ठीक है बेटे, अपना खूब ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जो चीज़ समझना है पूछ लिया करें आप लोग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।